जय हिंद स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं बोल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का जो समीकरण इक्वेशन है, बोल्स का नियम में जो इक्वेशन वगैरह आते हैं, जो सम्स वगैरह आते हैं, उस पर आज डिस्कशन होगा आज के क्लास में, आज की वीडियो में। तो स्टूडेंट को बोल्स लॉ में जिन जिन टॉपिक्स पे दिक्कत होता है, परेशानियां होता है, उन टॉपिक्स पे आज हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, फिजिक्स से जुड़ी हुई जानकारी के लिए, बोल्स लॉ की जानकारी के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग बोल्स लॉ के बारे में। बोल्स लॉ पढ़ने के पहले सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारियां हम लोगों को रखनी पड़ेगी। वो बेसिक जानकारियां क्या है? सबसे पहले टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मास। इसमें T फॉर टेम्परेचर, प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम और M फॉर मास। ठीक है, तो बोल्स के लिए बोल्स के लॉ में, बोल्स के नियम में सबसे पहले याद रखिएगा कि टेम्परेचर और मास स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये अभी बोल्स का लॉ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल्स का लॉ में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है कि बोल्स का नियम में बताइए क्या स्थिर रहता है। तो याद रखिएगा टीएम, टाइम। ठीक है, टाइम को हमेशा याद रखिएगा। टीएम मींस टाइम। व्हाट्सएप में चेक करना है, टाइम नहीं है अपने पास, अब टीएम लिख दिए शॉर्टकट में, एकदम झटाक से फटाक से चला जाएगा एकदम। तो टी फॉर टेम्परेचर, एम फॉर मास, बोल्स के लिए में स्थिर रहता है, याद रखिएगा टाइम। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो बोल्स का नियम क्या है? बोल्स का नियम क्या है? तो सन 1660 सर्वप्रथम 1660 ईस्वी में, ठीक है ना, 1660 ईस्वी में बोल्स ने एक नियम निकाला। क्या नियम निकाला? नियम निकाला तो कौन सा गैस निकाला? तो गैस जो था ना, उष्ण गैस था। उष्ण गैसों पर एक नियम निकाला। उष्ण गैसों पर क्या नियम निकाला कि उष्ण गैसों का तापक्रम और मात्रा स्थिर रख करके, तापक्रम और मात्रा स्थिर रख करके, ठीक है ना, तापक्रम और मात्रा स्थिर रखने पर जो गैस का जो दबाव है, जो गैस का वो आयतन का विलोमानुपाती होता है। ठीक है, इसमें बोल्स ने एक नियम निकाला। क्या निकाला कि उष्ण गैस का, किस गैस का? उष्ण गैस का तापक्रम और मास, एम फॉर मास, टी फॉर टेम्परेचर। तो तापक्रम और मात्रा को क्या किया? स्थिर रखा। ठीक है, स्थिर रखने पर गैस का जो आयतन है, माने वॉल्यूम है, वो पी माने दबाव, दबाव के विलोमानुपाती हो जाता है। विलोमानुपाती कहने का मतलब क्या है? अपोजिट रिलेशन। अपोजिट रिलेशन मतलब क्या है कि अब यहाँ पर यही पूछा जाएगा कि कौन सा गैस पर एक्सपेरिमेंट किया? तो गैस था, उष्ण गैस था। उष्ण हो जाता है, गैस नम भी होता है, गैस सांद्र भी होता है। ठीक है ना, तो 1660 में बोल्स ने एक नियम निकाला। वो नियम क्या था? वो नियम था कि निश्चित तापक्रम और मात्रा वाली किसी भी गैस का जो आयतन होता है, वो दबाव का क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। याद रखिएगा क्या? जब
टेम्परेचर और मात्रा कांस्टेंट कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए किसी भी गैस का, किसी भी गैस मतलब उष्ण गैस, तो क्या हो जाएगा, उसका जो आयतन रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो विलोमानुपाती हो जाएगा किसका, दबाव का। बस याद रहेगा सभी को, ठीक है। अब इसको इक्वेशन का बारी है, इक्वेशन मतलब देखते हैं आयतन क्या हो जा रहा है, विलोमानुपात हो जा रहा है। तो आयतन जब विलोमानुपात हो जा रहा है तो भी ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है इक्वल में कन्वर्ट हो जाता है, k इंटू 1/p। अब k क्या है, k एक अशून्य स्थिरांक है, नॉन जीरो वेरिएबल, ठीक है ना। तो v बराबर k p। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो p और v बराबर k, p और v बराबर k। अब यहीं पर एक्चुअली क्या स्टूडेंट को दिक्कत क्या होता है, स्टूडेंट को दिक्कत होता है यही सब, ये जितना जो काम जो है नहीं करने में दिक्कत हो जाता है। तो सीधा और सरल फंडा है, जब अपोजिट रिलेशन होता है तो ये प्रोपोर्शनल जब इक्वल में कन्वर्ट होता है तो क्या लिखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचपन से करने सीख रहे हो, 6-7 क्लास से सीख रहे हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना, p से v में गुणा करो, p बराबर k, ठीक है। अब जब दबाव P1, जब दबाव P1 होगा तो आयतन कितना होगा, V1, और जब दबाव P2 होगा तो आयतन V2 होगा। जब क्या बोलते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो दबाव P1 है तो आयतन भी V1। अब जब दबाव P2 तो आयतन V2, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ना P1 V1 बराबर P2 V2, ये चीज लिखते हैं। इसी को बोला जाता है बॉयल के नियम का समीकरण। बॉयल का जो सूत्र है, जो इक्वेशन है, इसी पर सारा सवाल बनता है। बॉयल इक्वेशन जिसको बोला जाता है, बॉयल के नियम का सूत्र समीकरण, सारा चीज इसी को कहा जाता है। याद रखिएगा P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है ना, याद रखिएगा। रिमाइंड करते हैं एक बार और 1660 ईस्वी में बॉयल्स ने क्या बोला, बॉयल्स ने बोला आप टाइम को स्थिर रखिए, टाइम मींस T और M, T माने टेंपरेचर, M माने मास, स्थिर रखिए। अब स्थिर रख दीजिएगा तो आयतन क्या हो जाएगा, दबाव का विलोमानुपात। विलोमानुपात के लिए क्या करते हैं, ये साइन का यूज करते हैं, 1/, देखो विलोमानुपात माने क्या, ये सरल संबंध हुआ, x प्रोपोर्शनल y माने सरल संबंध हुआ। अब विलोम संबंध इसी को कहते हैं बटा y, मतलब 1/y का मतलब क्या, भिन्न जो है ना वो 1 से छोटा, याद रखिएगा। आप लोगों को लिखना कैसे है ये तो हम लोग समझ गए, पूरा स्ट्रक्चर, मात्रा, टेम्परेचर, आयतन, दबाव, सारा हिसाब किताब समझ गए, जोड़ घटाव गुणा भाग सब समझ में आ गया। लेकिन अब इसको लिखना, अब एग्जाम में एग्जाम में आ गया तो इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि समझाने वाला लैंग्वेज अलग होता है और लिखने वाला लैंग्वेज अलग होता है। तो आइए देखते हैं लिखना कैसे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिए, बोलिए, ठीक है ना। याद रखिएगा सारी बातों को याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि टाइम मींस टेम्परेचर और मास स्थिर है, तो याद रखिएगा। तो लिखेंगे 1660 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल ने एक नियम का प्रतिपादन, या इसको बोल सकते खोज, ठीक है ना, प्रतिपादन या खोज किया। जिसमें किसी भी शुष्क गैस, शुष्क उष्ण एक ही है, तो शुष्क किसी भी शुष्क गैस, किसी भी शुष्क गैस, ठीक है ना, निश्चित तापक्रम पर, इसको थोड़ा सा ये करेंगे, जिसमें निश्चित तापक्रम पर, निश्चित माने हम बोले हैं ना, निश्चित माने फिक्स, निश्चित माने
फिक्स, हिलना डुलना कुछ नहीं, हिल डुल नो पड़ा है एकदम, हिलेगा नहीं। तो निश्चित तापक्रम एवं निश्चित तापक्रम एवं मात्रा पर। निश्चित तापक्रम मात्रा मतलब क्या बोल रहे हैं सर, आप समझिए नहीं। निश्चित तापक्रम और मात्रा मतलब निश्चित तापक्रम दैट मींस टेम्परेचर और मात्रा मींस मास मींस m जो है टाइम। तो निश्चित तापक्रम एवं मात्रा पर किसी भी शुष्क गैस का आयतन, आयतन मतलब V दबाव के विलोमानुपाती होता है। मतलब डायरेक्ट अपोजिट प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट में सीधा होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसको ये जो लिखे गए हिंदी, इसका सिंपल फंडा क्या है कि जैसे कि हम लोग समझ रहे थे P फॉर प्रेशर, T for time, M for mass, T for pressure, V for ये हम लोग समझ रहे। लेकिन T और M क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या बच गया, P और V है ना, बच गया। तो P और V माने V माने वॉल्यूम, क्या होगा अपोजिट प्रोपोर्शनल है, विलोमानुपात है किसका, दबाव का। याद रखिएगा, विलोम करने के लिए 1 बटा जो विलोम है उसको कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें विलोमानुपात क्या, प्रेशर है तो विलोमानुपात P हो गया। अब V बराबर यहाँ कांस्टेंट माना जाता है K × 1/P। अब V बराबर V से P में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, PV बराबर K। PV बराबर K। अब P बराबर K तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि निश्चित मात्रा एवं माना माना निश्चित मात्रा एवं तापक्रम पर किसी गैस का दबाव, निश्चित मात्रा एवं तापक्रम पर किसी भी गैस का दबाव P1 और आयतन V1 है, तो निश्चित मात्रा एवं तापक्रम पर किसी गैस का दबाव P2 होगा तो आयतन कितना होगा, V2 होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए P1 V1 बराबर P2 और V2। ठीक है, अब इसी पर सवाल बनता है। कभी कभी क्या होता है कि P1 का पहले मतलब क्या, पहला प्रेशर, V1 कहने मतलब क्या, पहला आयतन, P2 कहने मतलब क्या है, दूसरा दबाव, V2 कहने मतलब क्या है, दूसरा आयतन। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, पहला दबाव पहला आयतन दे दिया जाएगा और बोलेगा क्या, और फिर पहला दूसरा दबाव दिया और बोलेगा दूसरा आयतन निकालिए। ठीक है, सारा बीमारी का इलाज है। ठीक है, देखते हैं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों को लेकर के ना 4 को फॉर्मूला बनेगा, और 4 को फॉर्मूला का 4 प्रकार का सवाल रहेगा बोल्स का में। ठीक है, V1 बराबर P2 P1 मैंने समझ में आया ना क्या है, हाँ, पहला दबाव, V1 माने पहला आयतन, P2 माने दूसरा दबाव, V2 माने दूसरा आयतन। तो समझ लीजिए आप लोगों को निकालना है यदि P1 तो क्या करेंगे, P2 और V2 माने सब मल्टीप्लाई में है तो V1 नीचे आ गया, ये वो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये वो माने पहला दबाव निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यदि समझ लीजिए आपको V1 निकालना है तो क्या करेंगे, P2 V2 और ये P1 नीचे आ गया, ये एक बार फॉर्मूला निकल के आया बाहर। ठीक है, फिर इसको इधर लिखते हैं हम लोग, P1 V1 बराबर P2 V2। अब समझ लीजिए कि P1 V1 तो निकाल लिए, मन उब गया। ठीक है ना, P1 V1, अब की बार P2 निकालना है तो V2 को यहाँ भेजिए, P2 निकल गया, ये हुआ तीसरा फॉर्मूला।
ठीक है ना। फिर अब की बार P2 नहीं निकालना है, V2 निकालना है, तो P1 V1 और P2 को नीचे रखें, ये हो गया चौथा। टेक्निकली बोला जाए कि बोयल का नियम किसे कहते हैं, वो तो हो गया, हम लोग लिख लिए, इस तरह एग्जाम में लिखना है। बोयल का नियम, अब देखिए एक जो यहाँ पर फॉर्मूला आया था, ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा, कर सकते हैं यदि इच्छा हो तो, कि अतः बोयल का नियम क्या है, अतः बोयल का नियम निश्चित मात्रा एवं तापक्रम पर, निश्चित मात्रा एवं तापक्रम पर, यहाँ क्या है, P क्या है, P माने प्रेशर, V माने वॉल्यूम, आयतन, तो बराबर में क्या है, K, K एक तो स्थिरांक है ना, हम लोग माने हैं यहाँ पर, क्या माने, K एक अशून्य स्थिरांक, ठीक है ना। तो बोयल का नियम निश्चित मात्रा एवं तापक्रम पर, निश्चित मात्रा एवं तापक्रम पर किसी शुष्क गैस के दबाव और आयतन के गुणनफल, हाँ, आयतन और दबाव और आयतन के गुणनफल के बराबर क्या है, स्थिरांक है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बोयल का जो नियम है, यदि आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आएगा, मान कांस्टेंट, माने इसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बोयल का नियम, सारे तथ्यों को हमने तो बहुत ज्यादा अपनी तरफ से कोशिश किया कि सारे तथ्यों को बहुत ही बारीकी से बताने का, और अब कुछ सवाल लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सम जो बोयल के नियम से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो उससे मिलते हुए जुड़ते कुछ सवाल करेंगे। अपने चारों जो चार फॉर्मूला लिखा है, चारों फॉर्मूला जो लिखा है, इन चारों फॉर्मूला पे हम लोग सवाल बनाने का चेष्टा करेंगे। ये चारों 1 2 3 4 ये चार जो फॉर्मूला लिखा है, चारों फॉर्मूला पे सवाल हम लोग लेते हैं और 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिया गया है ना कि स्थिर तापक्रम पर गैस का मात्रा का आरंभिक आयतन, आरंभिक माने पहला आयतन 300 ml से अंतिम आयतन 800 ml तक फैलने दिया जाता है। गैस का अंतिम फैलाव के समय यदि दबाव 1 एटमॉस्फेरिक पाया गया तो गैस का आरंभिक दबाव क्या था। देखो बाबू, जो कमजोर है वो बढ़िया समझो, समझा। तेज स्टूडेंट क्या है, एक आपसे देख के पढ़ लेगा, लेकिन तेज वाला को, जो कमजोर वाला क्या, उसको दोनों आंख खोल के पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। बढ़िया से कायदे से पढ़ो, जाग के पढ़ो, सो मत, ठीक है। तो स्थिर तापक्रम माने टेम्परेचर स्थिर रखा गया और मात्रा आगे ही बता दिया गया है कि बोयल्स का नियम में मात्रा और तापक्रम का कोई काम बोलते ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, बहुत बिजी है, तो यहाँ पर टाइम नहीं है। T फॉर टेम्परेचर, M फॉर मास नहीं है। आरंभिक जैसा कि बता दिया गया, आरंभिक माने आरंभिक क्या बोला, आयतन, आरंभिक आयतन माने V1 का बात हो रहा है यहाँ पे। V1 को तो আছে 300 ml, ठीक है। अच्छा, अंतिम आयतन, अंतिम माने खत्म, V2 1800 ml। ये फैले दिया मतलब क्या होता है, देखो गैस क्या का फैलाव होता है, कैसे हड़िया पर भात किसे दबाते रहता है एकदम, तो ढक्कनवा जैसे हटाते क्या होता है, गैस पूरा भाप होता है ना, फैलने लगता है, फैलने लगता है कि नहीं फैलने लगता है। कुकर का सीटी जब उठता है तो क्या होता है, हवा जो गैस रहता है वैसे भागता है, हैं? हाँ। ऐसे इसलिए में भागता है,
ऐसे भाग रहा फैलता है, वही फैलाव का यहाँ पर बात किया, गैस फैलता है। अच्छा, गैस का अंतिम फैलाव के समय यदि दबाव, गैस के अंतिम फैलाव के समय जो बोला गया है दबाव, माने P2 का बात किया गया है। देखो आरंभिक दबाव पूछ लिया गया, अब अंतिम आयतन के साथ अंतिम दबाव ना रहेगा, आरंभिक दबाव के संग आरंभिक आयतन रहेगा। तो यहाँ अंतिम आयतन के संग दबाव क्या दिया गया था, एक एटमॉस्फेरिक दबाव दिया गया था, ठीक है ना, ये छोड़ दूंगी, ठीक है ना। तो क्या बोला था, P1 माने आरंभिक, जैसे कि बता दिया गया थे, P1 माने आरंभिक पहला, ये निकालना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखने वाला बात क्या है कि जब भी आयतन जो रहेगा ना, आयतन निकालना मैंने वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम यदि घन में रहेगा या क्यूबिक, क्यूब में समझ लीजिए घन सेंटीमीटर लिखना है, तो घन हिंदी में घन और सेंटीमीटर लिख लिए, लेकिन इंग्लिश में cm का क्यूब लिखना रहेगा, ठीक है ना, आयतन में, ठीक है ना, हाँ याद रखिएगा। यहाँ पर आयतन बोल दिया गया है, आयतन बोल के लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दबाव किसने दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला गया, तो अपना भी P1 जो आएगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो क्या निकालना, P1 निकालना है, तो लिखेंगे बॉयल के सूत्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला, P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है। तो P1 बराबर P2 V2 और ये V1 चले आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो P1 बराबर P2 को तो আছে 1 इंटू V2 कितना दिया हुआ है 1800। अच्छा, V1 कितना है, तो P1 बराबर 2 0 से 2 0 3 6 का 18, 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 6, तो ये हो गया 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया आंसर, ठीक है। कि कमरे का तापक्रम 76 सेंटीमीटर पारे के दबाव, कमरे का जो टेम्परेचर है 76 सेंटीमीटर पारे के दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन 1 लीटर है, ठीक है ना। जब कमरे का तापक्रम 76 सेंटीमीटर, गैस का आयतन कितना है 1 लीटर। यदि तापक्रम स्थिर है, तापक्रम को स्थिर रख दिया गया है, तो 19 सेंटीमीटर पारे के दबाव पर गैस का आयतन क्या होगा। इस सवाल में ना पहला वाला ना दूसरा वाला, तुम खुद एज्यूम करो, तुम खुद समझो, खुद दिमाग लगाओ और देखो कि कमरे का तापक्रम, मैंने स्टार्टिंग में कमरे का तापक्रम 76 सेंटीमीटर पारे का दबाव बोला, मैंने कमरे का तापक्रम P1 प्रेशर कितना है 76 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन, आयतन मींस V1 कितना 1 लीटर, हमेशा आयतन ml cl मिलीलीटर सेंटीलीटर मैंने लीटर में रहेगा ही रहेगा, याद रखना है इस बात को, ठीक है। यदि तापक्रम स्थिर है, तापक्रम को स्थिर रख देगा, यहाँ पर तापक्रम को स्थिर रख दिया, यदि स्थिर मैंने समझ रहे ना, कांस्टेंट रखा गया, याद रखिएगा। तापक्रम को स्थिर रख करके 19 सेंटीमीटर पारे के दबाव पर, पारे का दबाव 19 सेंटीमीटर माने P2 19 सेंटीमीटर, तो आयतन कितना होगा, P2 दे दिया गया 19 सेंटीमीटर, तो आयतन कितना होगा अभी निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे वही फॉर्मूला लिखेंगे, बॉयल के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल का नियम क्या है, बॉयल्स महोदय क्या कहते हैं, कहते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। निकालना क्या है, V2 निकालना है, क्या निकालना है V2 निकालना है, V2 निकालना है, मतलब V2 को एक तरफ और ये P1 V1 और ये P2 इधर आ जाएगा। अब V2 बराबर इसके बराबर ये, मतलब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं V2 बराबर P1 कितना है 76, V1 कितना है और P2 कितना है 19 चौका 76 माने 4 लीटर। जब दबाव 19 सेंटीमीटर होगा तो आयतन कितना होगा, सीधा से सिंपल सा फंडा बता दें, 76 सेंटीमीटर पर दबाव कितना है, आयतन कितना है 1 लीटर है, ठीक है। तो 19 सेंटीमीटर में क्या होगा
यहाँ पर एक समझ में आ रहा है चीज, क्या समझ में आ रहा है? पहले से अपना दबाव क्या है? पहले वाला दबाव ज्यादा कि अभी वाला दबाव? P1 ज्यादा प्रेशर है ना P2 ज्यादा प्रेशर है? P1 प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर माने ज्यादा प्रेशर कर दिया गया, पूरा कस के दाब दिया गया, प्रेशर एकदम बढ़ा दिया गया, तो आयतन कितना है? 1 लीटर। जैसे जैसे क्या हो रहा है? प्रेशर कम कर रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है? गैस उतना बढ़ रहा है। देखो 4 लीटर हो गया, आयतन क्या हो गया उसका? बढ़ गया। है समझ में? ठीक। तो अगले वीडियो में मिलते हैं चार्ल्स लॉ के साथ। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा तो उसमें चार्ल्स के लॉ के बारे में बात होगा, चार्ल्स लॉ से जुड़ा हुआ सवाल के बारे में बात होगा। तब तक फिजिक्स से जुड़ी हुई जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो में। और कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक्स के लिए आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी जानकारी, अपनी सूचना हमारे तक भेज सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।